आदाब नाज़रीन, हमेशा की तरह दूसरों से हटकर मुख्तलिफ अंदाज में न्यूज़ कम व्यूज़ ज़्यादा लेकर सैयद खालिद शहबाज आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक को भी क्लिक करें। शुक्रिया। खुदरत के खेल भी निराले होते हैं। कभी इंसान को शोहरत और इज़्ज़त की बुलंदियों पर लाकर आजमाता है और जब वो इस आजमाइश में पूरा नहीं उतरता, अपने फ़र्ज़ की अदायगी में कोई लग़्ज़िश हो जाती है तो फिर इसे आसमां से दोबारा ज़मीन पर पहुंचा देता है। साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने आज राज्यसभा के रुकन की हैसियत से हल्फ लिया तो इन्हें चारों तरफ से शेम शेम के नारे सुनाई देने लगे। अपोजिशन ने वॉकआउट भी किया। बीजेपी की हुकूमत की जानिब से राज्यसभा की मेंबरशिप कबूल करने पर ईमानदार गैर जानिबदार मीडिया की तनकीद का सिलसिला जारी है। इदारे लिखे जा रहे हैं और इनके इस इक़दाम को हिंदुस्तान की जुडिशरी की आज़ादी पर हमला कहा जा रहा है। साबिक़ जजेस भी तनकीद कर रहे हैं। रंजन गोगोई को इनके रिटायरमेंट के सिर्फ 4 माह बाद बीजेपी हुकूमत ने जिस एजाज़ से नवाजा, इससे बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके बाज़ फैसलों पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया था। अब इस पर यकीन किया जाने लगा है। एक तरह से इन्होंने मोदी हुकूमत और इसके ज़िम्मेदारों को अपने फैसलों से फ़ायदा पहुँचाया है। वक्ती तौर पर इन्हें भी फ़ायदा हो गया, मगर जो इज़्ज़त और वक़ार इन्होंने बरसों में हासिल किया था वो पल भर में मुतासर हो गया। रंजन गोगोई के भाई अंजन गोगोई पर भी हुकूमत मेहरबान रही। वो रिटायर्ड एयर मार्शल थे और इन्हें नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मेंबर बना दिया गया। इनका ये ओहदा भी काबिने दर्जे का मुमासिल है। बहरहाल अवाम के जहनों में बहुत सारी बातें और यादें ताज़ा होने लगी हैं। पीवी नरसिम्हा राव को हिंदुस्तानी सियासत का चाणक्य कहा जाता था। वो वज़ीर आज़म बने। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद कार सेवकों के हाथों शहीद की जा रही थी, हिंदुस्तान का सेक्युलर किरदार तबाह किया जा रहा था, उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव बड़ी चैन की नींद सो रहे थे। जब बाबरी मस्जिद पूरी तरह से ज़मीन के बराबर हो गई तब वो बेदार हुए। इनसे जाने किसने क्या वादा किया था, मगर दुनिया में इनका इबरतनाक अंजाम देखा गया। जब वो वज़ीर आज़म बाकी नहीं रहे, हैदराबाद में गांधी भवन में आए तो इनका हाल बिल्कुल ऐसा था जैसे आज कोरोना वायरस के मुतासर मरीज का होता है। बिल्कुल किसी मामूली कारकुन ने तक इनसे ना तो मुलाकात की ना ही इन्हें विश किया और बेचारे जब इस दुनिया से गुजरे तो इनके घर वालों को भी अपने घर जाने की इस कदर उजलत थी कि जलती हुई चिता छोड़कर चले गए। आसमान से गिरने वाली शबनम ने चिता को बुझा दिया और आवारा कुत्तों ने इनकी नाश के साथ चीर-फाड़ की। शायद ये अपने फ़राइज़ से गफलत का कुदरत की जानिब से इबरतनाक अंजाम था। ऐसा ही हाल 1984 सिख फसादात के जिम्मेदारों का। जगदीश टाइटलर का सियासी करियर हमेशा के लिए तबाह हो गया। सज्जन कुमार के अंजाम से सभी वाकिफ़ हैं। आज तक भी 1984 के सिख फसादात की रूहें कांग्रेस का पीछा करती हैं। इसी तरह एक मखसूस फ़िरक़े की आबादी को निशाना बनाने के लिए जबरी नस्बंदी की मुहिम चलाने वालों का नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने चंद दिन पहले पार्लियामेंट में ऐलान किया था कि किसी को कागज़ बताने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी से शहरियत नहीं छीनी जाएगी। वज़ीर आज़म मोदी ने भी बार बार ये कहा कि मुल्क में NRC का फैसला नहीं किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से हल्फनामा दाखिल किया गया है कि मुल्क में NRC ज़रूरी है। अवाम का यही सवाल है कि आखिर किस बात पर भरोसा किया जाए। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला के अलग अलग बयानात और ऐवान पार्लियामेंट में एक बयान और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए जाने वाले हल्फनामे में अलग बात। यही वजह है कि मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी है। 8 रियासतें तेलंगाना, दिल्ली, मगरबी बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरला ने अपनी अपनी असम्बलियों में CA, NPR और NRC के खिलाफ करारदादें मंजूर की हैं। देखना है कि अमलावरी के मामले में इनका क्या रवैया। NRC के जिक्र के साथ असम के डिटेंशन सेंटर्स का तस्वर उभरता है, जहां सैकड़ों अफराद को एक जगह कैद में रखा गया है। गैर मुसद्दिक़ा इतलात के मुताबिक इन डिटेंशन सेंटर्स में 27 अमवात हो चुकी हैं। ये थी आज की कुछ अहम खबरों पर नज़र। देखते रहिए गवाह।